Well, let us start. So, the product of the day is Criticare Insurance. Criticare Insurance. So, this policy is a health policy. So far, we have got benefit based health insurance policies. 3-4 products are there, but all of them are benefit based health insurance policies. And for your kind information, from the next month only, we are entering into indemnity based insurance, health insurance policy also. That means very soon we are going to launch a product called Sanjeevani Insurance. That would be an indemnity based policy very soon. But so far, these are all benefit based policies. And this is Sri Criticare Insurance also is a benefit based product. What is special about it? Just see. Let us understand all the aspects of the policy, whether what critical illnesses are covered, what are the terms and conditions, what are the risk coverage and what are the exclusions, claim procedure, premium procedure, underwriting guidelines. All these things we will see in the product. So it is the prime duty to understand first of all what is a critical illness. What critical illness is called. So when you are telling this illness is a critical illness, what does it mean? Critical illness is in fact a life-threatening disease or a life-threatening condition, or you can say health-related condition of serious nature. Because under any critical illness, a patient may require prolonged mechanical ventilation, life support system, and other emergency services. Some of the life-threatening conditions are, say for example, heart attack, stroke, cancer, kidney failure, liver failure. They are all serious or critical diseases. किसी भी पर्सन को फैमिली में अगर हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, कैंसर होता है, किडनी फेलियर होता है, लीवर फेलियर होता है, तो ये बीमारियां क्रिटिकल इलनेस की कैटेगरी में आती हैं. इनके लिए प्रोलॉन्ग यानी लंबा तो ट्रीटमेंट चलता है, वेंटिलेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक की रिक्वायरमेंट हो जाती है. तो ये जो क्रिटिकल इलनेसेज हैं, अगर इनका लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी ट्रीटमेंट की. पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ेगा. तो अगर दूसरे सेंस में देखा जाए, हाउ ए क्रिटिकल इलनेस इज इम्पैक्टिंग ए फैमिली और ए पर्सन, बिकॉज वन पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल इलनेस मीन्स his or her entire family is disturbed mentally, physically and financially. किसी के फैमिली में अगर किसी को ये कह दिया जाए कि डॉक्टर ये कह दे भाई तुम्हारी किडनी खराब हो गई, किडनी बदलेगी, तो बंदा तो स्ट्रेस में आ गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया. फिजिकली उसे ये लगने लगा कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा कि नहीं.
और फाइनेंशियली उसे ये लगने लगा कि अगर उसका ट्रीटमेंट कराता हूँ तो पता नहीं कितनी कॉस्ट आएगी। तो एक क्रिटिकल इलनेस किसी भी फैमिली के लिए मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकती है। प्लस ये एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, रिकरिंग होंगे, क्योंकि इसमें फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है महीनों तक के लिए, रिहेबिलिटेशन चार्जेस पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फुल टाइम नर्सिंग केयर भी रिक्वायर हो सकता है, मकान में या के रेजिडेंशियल पोजीशन में, एकोमोडेशन में स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत भी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू द डिजीज। दैट मीन्स उस फैमिली को ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी पे करनी, अदर चार्जेस भी पे करने हैं, और हो सकता है उसकी इनकम भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा, पर्सन कैन नॉट अटेंड इज जॉब, दैट में रिजल्ट इन जॉब लॉस टू। तो इवन विद एक्सलेंट मेडिकल इंश्योरेंस, इंडिया में बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, केवल एक क्रिटिकल इलनेस किसी भी फैमिली के लिए ट्रिमेंडस फाइनेंशियल बर्डन हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉस ऑफ जॉब, स्ट्रक्चरल चेंजेस, फाइनेंशियल बर्डन, ये किसी भी फैमिली को उसका पूरा स्ट्रक्चर हिला सकता है। नाउ क्रिटिकल इलनेसेस हैव हायर सर्वाइवल रेट बट दे विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंसेस। किसी को भी किसी भी तरीके की डिजीज हो जाए, इवन कैंसर भी हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर हो जाए, हार्ट स्ट्रोक हो जाए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन इंडिया, बट द ओनली थिंग इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंसेस, यानी कॉस्ट बहुत जाएगी लाखों में, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, डिपेंड्स अपॉन द डिजीज। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए और इंश्योरेंस कंपनी पे करे। अगर आप कोई और अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहें, कोई फ्रेंड दे दे या कोई फैमिली रिलेटिव दे दे या कोई फैमिली का मेंबर दे दे, कितना देगा, क्यों देगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा देकर के इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, देन यू आर इन अ पोजीशन टू अफोर्ड द डिजीज, because you better knows to what extent the insurance company will pay, what is your sum insured, how long you can claim, how much you can claim under the policy. So the only alternative is insurance, critical care insurance. क्योंकि अगर आप रफली आइडिया भी लें कि किस बीमारी की कितनी कॉस्ट हो सकती है, तो समझ में आता है कि बिना क्रिटिकल इंश्योरेंस के तो गुजारा ही नहीं है। क्योंकि कार्डियोलॉजी यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी डिजीज भी हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी कराती, 2 लाख से 4 लाख की एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी 2 लाख से 6 लाख में होती है, कॉन्जेनियल हार्ट डिफेक्ट्स 2 लाख से 6 लाख में होते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट 3-4 लाख से 7-8 लाख की कॉस्ट होती है, और अगर बाई चांस हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए तो 14 लाख से 25 लाख की कॉस्ट आती है, लीवर ट्रांसप्लांट की 25 लाख से 35 की कॉस्ट आती है, किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट तो 3 लाख होगी, 3 से 14 तक का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी का अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। लंग ट्रांसप्लांट 14 से 15-16 तक बैठ सकता है। और अगर किसी पर्सन को बाई चांस कैंसर है तो उसमें केमोथेरेपी रेगुलरली करानी पड़ती है, मिनिमम 63,500 से 2 लाख तक बैठती है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बड़ा कॉमन हो गया लेडीज में, 2 लाख से 4 लाख की कॉस्ट है। जेंट में प्रोस्टेट कैंसर हो गया कॉमन, 4 लाख से 6 लाख। और बाई चांस कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है,
डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है या पेरिफेरल नर्व सर्जरी है। डीप ब्रेन कॉस्ट में गो अप टू 15 लाख, पेरिफेरल नर्व सर्जरी में गो अप टू 5 लाख। This is a rough estimate of the treatment cost of these diseases in India. और ये सब क्रिटिकल इलनेसेस हैं। आप अंदाजा लगा लिया है कि अगर आपने 5 लाख की भी पॉलिसी ले रखी है तो उसमें तो कितनी सी डिजीजेस कवर हो पाती हैं। बट दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, नो डाउट। कौन एक्सपेक्ट करता है किसी को भी क्रिटिकल इलनेस हो, क्यों हो, बट इट हैपन्स, हो जाती है। और उतनी फ्रीक्वेंटली होती है, इतना रेगुलरली होती है, इस कदर फैली हुई है कि हर आपको 7वें 8वें घर में कोई ना कोई पर्सन क्रिटिकल इलनेस का पेशेंट मिल जाएगा। हार्ट अटैक इज मोस्ट कॉमन, हार्ट स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमन। तो क्या करेंगे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी? एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि क्योंकि ये पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड है, क्रिटिकल इलनेस कवर इज ए बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर। दिस पॉलिसी पेज लंप सम मनी, इकट्ठा पे करेगी इफ द इंश्योर्ड इज डायग्नोज्ड विद एनी ऑफ द नेम्ड क्रिटिकल इलनेसेस। पॉलिसी में जितनी क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं, out of that, even if single critical illness is suffered by the insured, he is entitled to claim the lump sum amount of the sum insured under the policy. And this lump sum amount of sum insured is selected by himself. जो पॉलिसी लेता है वो खुद ही सेलेक्ट करता है कितने की पॉलिसी उसको चाहिए। तो ये बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि नथिंग इज डिडक्टेड, the entire amount is paid lump sum. This is a very good benefit. तो ये जो पॉलिसी है श्री क्रिटिकल इंश्योरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज a benefit based policy. Secondly, it covers 22 critical illnesses under this advance plan. Policy will pay lump sum one-time benefit up to the opted sum insured. Only one lump sum payment shall be provided during the lifetime, regardless of the number of critical illnesses suffered by him. For any one critical illness, once the payment is made, no other renewal. Policy will be terminated thereafter. तो पॉलिसी में क्या खास बातें हैं? एक बार लंप सम पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी पीरियड में हुई है, डायग्नोज हुई है, पॉलिसी की कंडीशंस को कंप्लाई किया है, क्लेम पेएबल है, तो सारा सम इंश्योर्ड एक ही बार में पे कर दिया, सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, पॉलिसी खत्म। कोई सब लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है, कोई टुकड़ों में पेमेंट नहीं होता, एक ही बार वन टाइम पेमेंट। बेनिफिट अमाउंट इज पेबल अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मीटिंग विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। डॉक्टर ये सर्टिफाइड कर दे दिस इज ए क्रिटिकल इलनेस। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास और इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट भी हैं, दिस विल मेक नो इम्पैक्ट ऑन अदर पॉलिसीज। दोनों पॉलिसीज में क्लेम लीजिए एक ही डिजीज का। अब ये जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज है ना, इनमें बहुत सारी है, क्योंकि सब मार्केट में पहले यही थी। बेनिफिट बेस्ड इज ए न्यू प्रोडक्ट, बट इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट इज ए कॉमन प्रोडक्ट। आयुष्मान भारत, चिरंजीवी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी, they are all indemnity based product. तो ये
हम भी आ रहे हैं आरोग्य संजीवनी के साथ इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट में अगले महीने से हम भी सेल करेंगे। हमारी भी दोनों पॉलिसी कोई भी ले सकता है, आरोग्य संजीवनी भी ले सकता है और ये क्रिटिकेयर भी ले सकता है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर बोथ द पॉलिसीज, नो इम्पैक्ट ऑन एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये दिस इज इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड। किसको दे सकते हैं आप ये पॉलिसी? नो प्री पॉलिसी चेकअप रिक्वायर्ड अप टू 45 ईयर्स। 45 साल से ज़्यादा की उम्र है तो मेडिकल चेकअप की जरूरत है। Whatever premium is paid on this policy that is exempted under Section 80D of the Income Tax Act 1961। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव प्रीमियम रेट है। एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया तो ये इंश्योर्ड का राइट है कि वो उस अमाउंट को जिस पे चाहे उस पर खर्च करे, अपने ट्रीटमेंट पे खर्च करे, अपनी विदेश यात्रा पे खर्च करे, अपने लोन पेमेंट पे खर्च करे, अपने खाने पीने पे खर्च करे, अपनी गाड़ी लेने पे खर्च करे, उसकी मर्जी है। नो कंपल्सन, क्योंकि बिल भी नहीं चाहिए हमें। दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी। क्लेम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस, treatment in country or outside country, convulsions, recovery and towards any liability. Hassle-free service is a claim। लेकिन शर्त यह है कि ये 2 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेंगी। पॉलिसी में क्लेम लेने के लिए ये 2 कंडीशन मेन है। फर्स्ट, इनिशियल वेटिंग पीरियड। ये इनिशियल वेटिंग पीरियड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन। नॉर्मली हर कंपनी की पॉलिसी में इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनिशियल वेटिंग पीरियड हर कंपनी की हेल्थ पॉलिसी में होगा। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब जिस डेट से आपने पॉलिसी खरीदी है। अगर मैं आज पॉलिसी ले रहा हूं 20 नवंबर को, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी तक मैं उस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं कर सकता। 90 डेज ओवर हुए उसके बाद मेरा एंटाइटलमेंट हो जाएगा। अगर 20 जनवरी तक मेरे को कोई सीरियस बात भी हो गई है, कोई हार्ट अटैक भी हो गया, तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनिशियल 90 डेज का वेटिंग पीरियड तो करना ही करना है। हाँ, ये कंडीशन रिन्यूअल में लागू नहीं होगी। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी इज ऑलरेडी रनिंग। इट मे बी अ फर्स्ट रिन्यूअल, सेकेंड रिन्यूअल, 5th रिन्यूअल, नो इनिशियल वेटिंग पीरियड। ओनली ऑन द फर्स्ट पॉलिसी the waiting period of 90 days is applicable. Second condition, survival period। ये भी हर कंपनी की पॉलिसी में होता है। डेज में भी लेस और मोर। सर्वाइवल पीरियड का मतलब क्या है? If the insured is diagnosed with any critical illness, he has to survive for at least 30 days. If he died before 30 days, he will not get any claim. His dependents or nominee will not get any claim. दोनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। एक ही पॉलिसी में एक क्लेम लेने के लिए एक क्रिटिकल इलनेस का इंश्योर्ड को 2 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली है इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। दूसरी है सर्वाइवल पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस। आप इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि पहले 120 दिन में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नो ये कहना गलत हो जाएगा।
क्योंकि जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है वो तो पॉलिसी लेने की डेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सर्वाइवल पीरियड उस डेट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर्वाइवल पीरियड डेट ऑफ डायग्नोसिस से काउंट किया जाएगा। मान लिया 2 महीने बाद इंश्योर्ड चेकअप कराने गया, डॉक्टर ने उसे कह दिया कि आपका लीवर खराब है, लीवर चेंज होगा, ट्रांसप्लांट होगा, तो पहली कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई। 4 महीने बाद जाता है तो पहली कंडीशन कंप्लाई होगी। पर 4 महीने बाद जाता है और 4 महीने बाद अगर लीवर की प्रॉब्लम बताता है डॉक्टर, तो वहां से पर सर्वाइवल पीरियड स्टार्ट होता है उस डेट से, पॉलिसी लेने की डेट से स्टार्ट नहीं होगा। तो इन दोनों को हम ऐड करके नहीं बता सकते 90 + 30 120 डेज, नो। 90 days is separate, that is from date of inception. 30 days survival period is separate, that is from the date of diagnosis. वेटिंग पीरियड केवल फर्स्ट पॉलिसी पर होगा, नॉट ऑन एनी रिन्यूअल्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं होंगी, इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी क्लेम अंडर दिस क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। Maybe the critical illness is the same, which is covered under the policy. But still, if any of these conditions is not applied, will not get a claim. Both the conditions are mandatory. Both have to be complied with. In addition to the covered critical illness, then only he will get the claim. I'll explain it with an example. एक एग्जाम्पल से समझ। मिस्टर दीपक ने एक पॉलिसी ली 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड है, फ्रेश पॉलिसी। आफ्टर 14 days only, he went to a doctor. Doctor told him you are suffering from cancer of specified severity. Only after 14 days. Oh, he took the policy on 1st January and he went to doctor on 15th January. So doctor said you are suffering from cancer of specified severity. He said I have a critical illness insurance policy. Doctor said okay, go ahead, take the claim from insurance. When he filed the claim on the insurance company gave him a letter. Your claim is repudiated since you have not completed the initial waiting period of 90 days from the commencement date of the policy. पहली कंडीशन पर ही क्लेम उड़ गया, क्योंकि 90 डेज का वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दीपक ने पॉलिसी ली 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की, फ्रेश पॉलिसी ली। 1 जनवरी को पॉलिसी ली और 15 अप्रैल को वो चेकअप के लिए गया डॉक्टर के पास, उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो 15 अप्रैल को जब डॉक्टर ने चेकअप किया उसका, तो डॉक्टर ने सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद कहा कि आपका CABG होगा, कोरोनरी आर्टरीज बाईपास सर्जरी होगी। तो यहाँ 1 जनवरी को पॉलिसी लिया, 15 अप्रैल को डायग्नोस हुआ है, दैट मीन्स ही हैज कंप्लीटेड 105 days. Means first condition of 90 days is over. His waiting period has passed. 90 days are completed on 31st March only. So here is entitled on the basis of this first condition. Now, insured has to survive 30 days. अभी 30 days कब से काउंट होंगे? From 15th
April to 15th May. If he survives till 15th May, he will get a claim. देखिए, सर्वाइवल आसान है, इसलिए आसान है कि वंस द पर्सन इज डायग्नोज्ड, हिज ट्रीटमेंट स्टार्ट्स। डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने हार्ट चेकअप कर लिया और कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी, तो वो 1 महीने सर्जरी के ऑपरेशन को टाल सकता है, इलाज मेडिसिन दे करके, या उसे 1 महीने में भी कर सकता है इफ इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, सर्वाइवल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ होता और बहुत लेट स्टेज पे पता लगता, देन इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। Now, under this example, both the conditions are complied. Since both the conditions are complied with, the insured can file his claim. He or his nominees can get the claim because 90 days waiting period is over, 13 days survival period is over. He is entitled to claim. If he has taken a policy for say 5 lakh, insurance company will pay him complete 5 lakh without any deduction. अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड होंगी। वी आर कवरिंग 22 critical illnesses. These 22 critical illnesses are related to heart, other body parts, brains and cancers. So just for the sake of knowledge, you can read out the name, because we are not from the medical fields. We don't know the symptoms, we don't know the treatments, but we only know the names of the diseases. Because every 6, 7 or 8, 9 person is suffering from one of the critical illnesses. Myocardial infarctions, open chest CABG, open heart replacement or repair of heart valve, angioplasty, primary idiopathic pulmonary hypertension, kidney failure requiring regular dialysis, major organ transplant, end-stage liver failure, loss of limbs, blindness, deafness, end-stage lung failure, third-degree burns, cancer of specified severity, bone marrow transplant, stroke resulting in permanent symptoms, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persisting symptoms, major head trauma, benign brain tumor, loss of speech, motor neuron disease with permanent symptoms, and coma of specified severity. In total, these are 22 critical illnesses which are covered in our Criticare insurance policy. Anything do you want Mr. Pankaj to ask? Okay. तो ये 22 क्रिटिकल इलनेसेस पॉलिसी में कवर्ड हैं। इनमें से इंश्योर्ड अगर किसी एक से भी सफर कर रहा है, he is entitled to get the claim provided he is completing both the conditions of the policy. पॉलिसी में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड नहीं है। किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती। नॉर्मली इसके लिए 48 मंथ्स का एक्सक्लूजन होता है। 48 मंथ्स मीन्स 4 ईयर्स। किसी किसी कंपनी की पॉलिसी में 3 ईयर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 48 मंथ्स होता है। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कि 22 क्रिटिकल इलनेसेज में हमने शामिल नहीं की हैं, जैसे एड्स है, HIV है, मेंटल नर्वस डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंडीशंस हैं, ये एक्सक्लूडेड हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई ऐसी डिजीज लगी है जैसे कि चाइल्ड बर्थ है, प्रेगनेंसी है, ये दोनों ही कवर नहीं है। तो ये पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स हैं।
सर्वाइवल पीरियड से पहले ही अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई है 30 डेज से पहले तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम रिक्वायरमेंट के लिए बड़ा सिंपल है कि इंश्योर्ड 48 आवर्स में इंटीमेट कर दे। इंश्योर्ड या उसका कोई भी फैमिली मेंबर फ़ोन से, मेल से, वेबसाइट से, किसी भी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दे। जैसे उसके फाइल ओपन हो जाएगी, क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट वो लेता रहे, ट्रीटमेंट अपना कराता रहे, क्लेम रजिस्टर हो गया क्योंकि विद इन टाइम उसने इंटीमेट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी उससे 2-3 चीज़ें मांगेगी बस, मेनली 2 ही डॉक्यूमेंट हैं KYC डॉक्यूमेंट के अलावा। पहला, पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। इसका मतलब ये होता है कि उस इंश्योर्ड को ये बीमारी है, इंश्योर्ड को बीमारी है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट होती है इसका मतलब नहीं है, पॉजिटिव है इसका मतलब है। दूसरा, ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, चेक कर रहा है, वो डायग्नोसिस लिखेगा कि भाई ये बीमारी हुई है, इसको ये इलाज चलेगा, इतना टाइम लगेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, बाकी KYC के डॉक्यूमेंट होंगे बस। ओरिजिनल डिस्चार्ज समझी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबमिट करेगा। और बिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्स क्योंकि रियम्बर्समेंट स्कीम नहीं है, बेनिफिट बेस्ड स्कीम है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर उसको 22 में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हुई है तो वो लमसम अमाउंट क्लेम कर लेगा। अब ये पॉलिसी आप 5 to 45 ईयर्स के पर्सन तक को दे सकते हैं। आप कहेंगे साहब 12 साल के किसी लड़के को कवर करना है, कवर हो जाएगा, लेकिन उसकी पॉलिसी को उसका कोई भी गार्जियन लेगा जो 18 ईयर्स से ज़्यादा का होगा, क्योंकि बच्चे के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी इशूड। Insurance is a contract that is to be between a person who is major or adult or more than 18 years of age. Insured can be less than 18 years of age. सम इंश्योर्ड 1 से 5 लाख तक का है नॉर्मली, लेकिन 10 लाख तक की आप पॉलिसी दे सकते हैं। रिन्यूअल 70 ईयर्स तक चल सकता है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। कोई मेडिकल की एडवर्स क्लेम हिस्ट्री है तो अंडरराइटिंग की सपोर्ट ऑफिस टीम क्वेरी कर सकती है, डिटेल मांग सकती है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है। तो एज लिमिट है 5 ईयर्स to 45 ईयर्स। नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद में कोई ना कोई डिजीज स्टार्ट हो जाती है। अंडरराइटिंग गाइडलाइन ये कहती है कि हमारी टैली MER जिस कंपनी से हमारा टाई अप है वो हर प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करेगी, एंड ऑन स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल इफ दे फाउंड एनी एडवर्स मेडिकल रिपोर्ट और एनी एडवर्स फीचर दे कैन आस्क फॉर द प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और प्रीवियस टेस्ट ट्रीटमेंट पेपर्स, and they can take the decision on acceptance of the cover or rejection of the cover. क्योंकि अगर किसी भी क्रिटिकल इलनेस के सिम्टम्स भी अगर पेशेंट्स में हैं तो पॉलिसी कैन नॉट बी इशूड। प्री पॉलिसी चेकअप डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल हिस्ट्री। When the tally MER company is reviewing the proposal form on the basis of age and sum insured, if it is required, they can ask for the pre-medical checkup and to submit the report. Now, how the premium will be calculated? This is important to understand. मैंने आपको फंडा बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा एज के बेसिस पर लिया जाता है। Lower is the age, lower is the premium. Higher is the age, higher is the premium.
क्यों? Because at the lower age, the person is healthy, not sickness prone. But at the higher age, some kind of disease has already entered into the body. So the lowest premium is for the lowest age. Also is available even for the minor. If the person is 5 to 17 years, that is minor. Sum insured is 5 lakh, premium is only 1940 plus GST 18%. कोई 22 इयर्स का पर्सन है और प्रीमियम वुड बी 2050 प्लस GST 18%. लेकिन अगर कोई 42 इयर्स का पर्सन है तो प्रीमियम वुड बी 7985 प्लस GST. Means premium will keep on increasing every year, but this is according to age band. जैसे हमारा एज बैंड है 18 to 25 इयर्स, उसमें एक ही प्रीमियम लगेगा. 26 to 30 इयर्स, उसमें एक ही प्रीमियम लगेगा. 41 to 45 इयर्स, उसमें एक ही लगेगा. Sum insured can be opted from 1 lakh to 10 lakh. 10 लाख तक के लिए आप पॉलिसी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं. क्योंकि नॉर्मली क्रिटिकल इलनेसेस का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज. बट अनफॉर्चुनेटली इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बॉडी पार्ट, इट मे क्रॉस इवन अप टू 25 lakh. But because we are giving maximum for 10 lakh rupees insurance, we have our liabilities for 10 lakh rupees only. Those 10 lakh rupees we will pay lump sum one time without any deduction, without any capping, without any bill. And after payment, whatever the insured want, he can do. After receiving, that is his choice, how he is incurring that. So this premium is most important because this is not according to the nature of job. This is not fixed. This is divided into age bands. This is according to the sum insured of the policy. And this has to be selected by the insured. ये इंश्योर्ड का ऑप्शन है. अगर वो चाहता है कि 3 लाख की पॉलिसी ले सर और 35 साल का आदमी है, 3 लाख के ले सकता है. 1875 का प्रीमियम है सर, प्लस GST 18%. Nothing wrong. It's a good and add some amount. Because normally 3 लाख की जरूरत पड़ती है हार्ट वगैरह के केसेस में. तो ज़्यादातर प्रेफरेंस 3 लाख का ही होता है. लेकिन क्योंकि कॉस्ट डे टू डे बढ़ रही है ट्रीटमेंट की, मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, बड़ी लोकेशन पर बड़े ट्रीटमेंट कॉस्ट आती है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो और खर्चा बढ़ जाएगा. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं. बिग सिटीज, बिग हॉस्पिटल्स एंड द नेचर ऑफ डिजीज, ये मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्रीमियम पर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रीटमेंट कॉस्ट पर फर्क पड़ता है. प्रीमियम तो यही रहना जो आपने सेलेक्ट किया है. आपने सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया, आपने एज बैंड सेलेक्ट किया, जो आपका एक्चुअल एज बैंड है, आपका प्रीमियम निकल आया, उस पर GST लगा दिया 18%. और इसमें क्योंकि 5 लाख के टेबल दिए, उसका 10 लाख का अगर कोई कवर लेता है उसको डबल कर दीजिए, दैट्स ऑल. प्रीमियम डबल करके उस पर 18% GST लगा दीजिए. माइनर को भी पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन पॉलिसी उसके नाम ही नहीं इशू होगी. पॉलिसी किसी भी मेजर पर्सन या एडल्ट पर्सन के नाम इशू होगी. नॉर्मली गार्जियन लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, पेरेंट्स ही लेते हैं नॉर्मली. लेकिन बच्चों की रिस्क कवर हो जाएगी, 5 साल से ऊपर के बच्चों की रिस्क कवर हो जाएगी.
पॉलिसी सबके लिए अलग अलग होगी क्योंकि इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड है। 3 सिचुएशंस में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। इंश्योर्ड की डेथ हो गई, या इंश्योर्ड को फुल अमाउंट क्लेम पे कर दिया, या पॉलिसी की एक्सपायरी डेट। तीनों में से जो भी पहले होगा उसी केस में ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। आपकी सपोर्ट के लिए सपोर्ट कमिश्नर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रपोजल अगर आता है, आपके अंडरराइटिंग से रिलेटेड, यूएमएस से रिलेटेड, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, आईटी ट्रेनिंग से रिलेटेड, टेली एमईआर से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, persons are nominated for that purpose, their email IDs are provided, their contact numbers are provided. You can anytime contact them, ask for the resolution of the query. If your proposal is not accepted, it is rejected on any of the grounds, you can ask the ground on what ground this proposal is rejected when other companies are accepting the proposal. You can have discussion. There is no doubt. Because this health insurance is a separate vertical, persons sitting are nominated, their email IDs, their contact numbers are provided, they are all times ready to provide you the services. So if at all there is any question, that can be resolved. लेकिन नॉर्मली प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट और टेली एमईआर कंपनी के रिव्यू पर ही होगा, वो बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट अभी रिसेंटली रिवाइज भी हुई है। इसमें ये नाम भी ऐड हो गए कुछ, क्योंकि 1-2 पर्सन्स का रिशफलिंग हुआ, तो ये लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है जिसमें कि HOD तक के नेम एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड किए गए हैं। जो एडिशनल पर्सन जुड़े हैं वो भी जोड़ दिए गए हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, व्हाई शुड वी टेक दिस पॉलिसी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि पीपल आर नॉट इंश्योरेंस माइंडेड। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यंग पीपल डोंट टेक द हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, so it is difficult to select a suitable product. तो आपसे जो भी आपका बायर है, he may have discussions with you. Sir, why should we take this policy? You have to explain the USPs of this policy, unique selling points. You can say, first of all, we will pay lump sum amount of claim in this policy without any deduction, without any capping, without any limits. Secondly, we will not ask for the hospitalization bills. Thirdly, in case of any critical illness, this will provide you the financial support. Fourth, we are covering 22 critical illnesses. This is a good number. 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर करना इट्स ए गुड नंबर, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी पॉलिसीज में इससे बहुत कम भी हैं, 12, 15, 20 भी हैं,
कुछ पॉलिसी में से कुछ एक ज़्यादा होंगी, बट 22 इज कवरिंग ऑलमोस्ट मेजर ऑल क्रिटिकल इलनेसेस। एडिशनल सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि हमारी इस पॉलिसी का आपके पास अगर कोई दूसरी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। यू कैन क्लेम अंडर बोथ द पॉलिसी फॉर द सेम क्रिटिकल इलनेस। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में क्या होगा, आप ओरिजिनल बिल सबमिट करेंगे, जितना आपका खर्चा हुआ उतना अमाउंट मिलेगा, उसमें से भी जो पेबल नहीं है वो कट जाएगा। तो उस पॉलिसी का तो प्रोसीजर ही बिल्कुल अलग हो गया। उसमें जो भी कैपिंग है वो लगेगी, जो चीज़ अलाउ नहीं है वो नहीं मिलेगी, जितने के बिल होंगे उतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी में ना तो कुछ कटेगा, ना कुछ कैपिंग है, ना कोई लिमिट है, सारा अमाउंट एक ही बार में मिलेगा और उतना मिलेगा जितना कि आपने सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया है। लेकिन मिलेगा वही 3 कंडीशंस पर। क्रिटिकल इलनेस 22 में से एक हो, वेटिंग पीरियड फर्स्ट पॉलिसी पे 90 डेज का कंप्लाई किया गया हो, सर्वाइवल पीरियड 30 डेज का कंप्लाई किया गया हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, देयर इज नो रीजन फॉर रिजेक्टिंग द क्लेम। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि फाइनेंशियली इंश्योर्ड को बर्डन में ला देती है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी एंड नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट पॉलिसी का प्रीमियम अफोर्डेबल है। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों की तरह ही इसमें भी अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है। So that way it's a good policy. Anyone can select it. Only thing is your focus has to be on this slide. ये दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी 22 की लिस्ट में आ रही है, कोई दिक्कत। लेकिन वो ना तो 90 डेज से पहले होने चाहिए और ना उसके बाद 30 डेज तक डेथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई हो गई तो इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड फॉर द फुल सम इंश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी एंड दैट एंटायर अमाउंट विल बी पेड वन टाइम ओनली। So this is one of the good policies. Everybody, anybody can take it. Even me and you can take it. Because this is in addition to the indemnity based policy. अगर आप में से, आपकी फैमिली में से किसी ने भी कोई मेडिक्लेम ले रखी है, कोई आरोग्य संजीवनी ले रखी है, कोई चिरंजीवी ले रखी है, तो इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। क्योंकि इसका बेनिफिट सेपरेट है, उसका बेनिफिट सेपरेट है, इसका प्रोसीजर सेपरेट है, उसका प्रोसीजर सेपरेट है, इसकी लिमिट सेपरेट है, उसकी लिमिट सेपरेट है। तो नेचर ऑफ पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगा, नेचर ऑफ पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगा, प्लस कवरेज ऑफ द पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगा। चॉइस कस्टमर की है, इंश्योर्ड की है, कितना प्रीमियम अफोर्ड करने की पोजीशन में है, जितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है पॉलिसी ले सकता है। आज की डेट में तो ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ, ना कोई थर्ड पर्सन जानता है कि उसको कभी कोई क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। नोबडी नोज। लेकिन अगर ये हो जाती है अचानक ही और उस वक्त पॉलिसी नहीं है, तो होने के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, क्योंकि उस केस में वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो जाएगी। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती।
सपोज आज एक्स पर्सन डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने उसको कह दिया कि आपका किडनी फेलियर है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा और ये विदिन 15 डेज या विदिन 3-4 मंथ, मान लिया 4 मंथ में करना है। तो ये डायग्नोस तो आज हो चुका है, आज हो चुका है, इसका मतलब ये ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है। अब कोई कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देगी। आप झूठ बोल करके, गलत स्टेटमेंट दे करके भी पॉलिसी लेते हैं तो भी मेडिकल रिपोर्ट छुपती नहीं है। कोई भी कंपनी को इन्वेस्टिगेशन कराने का भी राइट है, जहाँ भी डाउटफुल पोजीशन होगी वहाँ पता लग जाएगा। और ऐसे डाउटफुल पोजीशन जहाँ भी मैनिपुलेशन होता है वहाँ होता ही होता है कोई ना कोई फीचर। तो किसी भी XYZ पर्सन को उसकी हेल्दी कंडीशन में मे बी फॉर द लोएस्ट सम इंश्योर्ड किट केयर पॉलिसी देना एडवाइजेबल है। जितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, चॉइस उसकी है। सम इंश्योर्ड उसको सेलेक्ट करना है। ना तो वो जानता है कि उसको कौन सा डिजीज है, ना वो ये जानता है कि कब को हो सकता है, ना उसे ये पता है कि सर्वाइवल होगा कि नहीं होगा, ना उसे ये पता है कि कौन सी कंपनी की कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। लेकिन जब आप ये बेनिफिट एक्सप्लेन करते हैं तो यू कैन टेक। अब किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन?